हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और सेमेस्टर क्या बीए फोर्थ सेमेस्टर का आज हम अपने पेपर को सॉल्व करेंगे ईयर 2025 से लेके 26। पेपर का नेम क्या है हमारा? इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको स्क्रॉल करते हैं। पहले यहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना होता है फिगर्स में और यहाँ वर्ड्स में। यहाँ पे मतलब जैसे 2 4 3 और यहाँ आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा इस तरह। ये सब इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह टीचर आ जाते हैं, वो आपको अच्छे से नहीं बताते हैं। कॉलेज का कोड जो रहता है एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, वहां से लिखना होता है। इसमें लिखना इतना जरूरी नहीं है, पर वहां पे लिखना, जो आपको OMR सीट मिलती है उसमें आपको लिखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अब यही हो गया है कि MCQ होते ही हैं, MCQ वाला पेपर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब आप सोचेंगे चलिए पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कर देते हैं तो 75 तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने, आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करने। अगर आप 100 के 100 कर देंगे ना तो एग्जामिनर ने भी चालाकी की है, मतलब वो क्या करेंगे, आपके सिर्फ आगे के 75 क्वेश्चन को मार्क्स दे देंगे और नीचे वालों को मार्क्स नहीं देंगे। चलिए अब हमने बहुत जानकारी ले ली, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हु इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विवेलेंस इन ट्रांसलेशन। तो डायनेमिक इक्विवेलेंस को के लिए मतलब ये कंसेप्ट किसने दिया? तो किसने दिया? रोमन जैकबसन, यूजीनिडा, जेसी कैटफोर्ड या पीटर न्यूमार्क। किसने दिया? हाँ, यूजीनिडा। इसका आंसर हो जाएगा बी। लिटरल ट्रांसलेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन, किस पर फोकस करती है बताइए जल्दी जल्दी। लिटरल, मैंने आपको बताया लिटरल मतलब होता है वर्ड से वर्ड की ट्रांसलेशन। ठीक है, जो मतलब जैसे जैसे लिखा है सेम ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन कर देना, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। मतलब अगर किसी चीज का जो मतलब है वही लिखना है। ठीक है, हेल्प का मतलब हिंदी में मदद होता है तो मदद ही लिखना है, ये हमारी लिटरल ट्रांसलेशन में आ जाती है। तो ये क्या होगा? वर्ड फॉर वर्ड। फिर आते हैं हमारा 9 क्वेश्चन है, सीधे हम ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल ट्रांसलेट किस चीज का एग्जाम्पल है? तो गूगल ट्रांसलेट क्या है? ह्यूमन थोड़ी गूगल ट्रांसलेट है, ये एक क्या है, मशीन ट्रांसलेट है। क्योंकि गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेट करते हैं, मतलब फोन में होती है ना ये, ना कि हम ह्यूमंस के माइंड में है। तो ये गूगल ट्रांसलेट किसका एग्जाम्पल हो गया? मशीन ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल ये हमारा हो गया। फिर आता है हमारा मशीन ट्रांसलेशन वर्क्स मेनली ऑन। मशीन ट्रांसलेशन किस पर वर्क करती है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहां से आई मशीन में? कल्चरल कंटेक्स्ट अगर उसको मिल ही जाए तो फिर तो क्या ही बात है। मैनुअल रूल्स पे भी नहीं करती है तो किस पे करती है? एल्गोरिदम एंड डेटा पे करती है। अब आप ये मत कहिएगा कि टिक लगा है इसी पे टिक लगा रहे हैं। अब बच्चा स्मार्ट था, उसने सारे टिक मतलब कुछ टिक सही लगाए कुछ टिक गलत लगाए, तो उसमें हम नहीं कर सकते। मैंने टिक नहीं लगाई, बच्चे की टिक है। ठीक है, अब फ्री ट्रांसलेशन एम्फेसाइजेस। फ्री ट्रांसलेशन किस पे एम्फेसाइज करती है? मैंने बताया लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड पर मतलब ग्रामर पर ध्यान देती है, और फ्री ट्रांसलेशन हमारा सेंस और मीनिंग पर ध्यान देती है। 4th क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन इन इंडिया इज सिग्निफिकेंट मेनली ड्यू टू। ट्रांसलेशन जो इंडिया में पाई जाती है वो क्या है, क्यों जरूरी है इंडिया में ट्रांसलेशन, क्यों है? इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से? ये तो बहुत जगह हो रही है। कॉलोनियल रूल था इसलिए, या फिर ट्रेड रिलेशन? नहीं, ये सब कारण नहीं है। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, यही हमारा पेपर का नाम भी है इस बार। ये मेजर लिमिटेशन ऑफ मशीन ट्रांसलेशन इज, जो मशीन ट्रांसलेशन है इसकी मेजर लिमिटेशन क्या है? तो स्पीड नहीं, मशीन तो हमसे ज्यादा स्पीड रखती है। कॉस्ट आजकल देखो कितने सस्ते में हो जाती है। एक्सेसिबिलिटी ये तो और आराम से मिल जाती है। ह्यूमन ट्रांसलेटर ढूंढना कठिन होगा लेकिन मशीन है।
तो इसमें क्या होगा, उसमें कल्चरल न्यूएंसेस नहीं होते। अब पिंजर वाज रिटन बाय, तो पिंजर किसने लिखी है, हमारी अमृता प्रीतम ने लिखी है। ये सोच रहे थे कि आप लोगों से आंसर ले। अब आता है यूनिट 5, ओ सॉरी मतलब क्वेश्चन 5, द टर्म ट्रांसक्रिप्शन इज क्लोजर टू। जल्दी से आप अपने मार्क्स गिनते रहिएगा, जैसे जो क्वेश्चन सही हो आप उस पे मार्क्स अपने आप को दे दीजिएगा, ठीक है। अब आता है द टर्म ट्रांसक्रिप्शन इज क्लोजर टू, तो जो टर्म ट्रांसक्रिप्शन है तो ये किसके क्लोजेस्ट है, किससे क्लोजेस्ट है बताइए। तो ये है हमारा क्लोजेस्ट क्रिएटिव एडेप्टेशन से। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स हम इसमें शब्द बदल सकते हैं, थोड़े बहुत उसको बदल के लिख रहे हैं, ठीक है। अब आता है हु क्लासिफाइड ट्रांसलेशन इनटू इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल और इंटरसेमियोटिक। इंटरलिंगुअल मतलब लैंग्वेज के अंदर ही हम जब ट्रांसलेट करेंगे, इंटरलिंगुअल मतलब जब दो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश करना या इंग्लिश से हिंदी करना। इंटरसेमियोटिक मतलब इंटरलिंगुअल, इंटरसेमियोटिक मतलब किसी नॉन वर्बल से वर्बल में ले जाना, किसी चीज में बदलना। जैसे लिखी कोई नॉवल है, इसको फिल्म में बदलना, तो ये किस में एग्जाम्पल आएगा, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन में। और इसके ये किसने इसको क्लासिफाई, तो किसने किया, जैकबसन ने इसको क्लासिफाई किया। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन वाज एडवोकेटेड बाय, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को किसने कहा, किसने दिया, सिसरो ने दिया। पिंजर डील्स विद, पिंजर जो डील किस पे करते, पूरी पिंजर कहानी किस पे है, तो वो वुमेन की लाइफ पे भी थी। किस पे बेस्ड है, मेन थीम क्या थी इसमें, पार्टीशन था, पार्टीशन हो रहा था, ठीक है। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ पिंजर इज, प्रोटोगनिस्ट कौन है, पूरी कहानी हमारी किस पे, किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो पूरों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनको अबडक्ट कर दिया जाता है, उनके फिर संघर्ष की कहानी बताई गई है। और पूरों को अबडक्ट किसने किया, पूरों को अबडक्ट किडनैप किसने किया, तो रसीद ने किया था। आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारा ट्रांसलेशन इज अ डिसिप्लिन बिलोंग्स टू, ट्रांसलेशन किस डिसिप्लिन से बिलोंग करती है। अब देखो लिंग्विस्ट ओनली, ये ओनली वाले तो ज्यादातर मतलब रहते नहीं है, मतलब ये तीनों बीनों सब मिलके रहते हैं। तो ये क्या हमारा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, मतलब ये सिर्फ एक ही चीज से नहीं मिली है, ये इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए। तो मतलब ये सब मिला के इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की जाती है इसमें। फिर पिंजर रिफ्लेक्ट्स विच हिस्टोरिकल इवेंट, पिंजर किस इवेंट के बारे में बताती है, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में पिंजर हमें बता, मतलब किस इवेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को रिफ्लेक्ट करती है। ट्रांसलेटर ऑफ पिंजर इनटू इंग्लिश, अब जो पिंजर है उसको इंग्लिश में किसने किया, तो खुशवंत सिंह ने इसको इंग्लिश में किया, ठीक है। और कब किया, 2009 में खुशवंत सिंह ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और पिंजर किसने लिखी, पिंजर की राइटर कौन है, अमृता प्रीतम है, जिनका जन्म हुआ था 1919 में, ठीक है। और मृत्यु कब हुई है वो आप हमें बताएंगे। कबीर यूजेस विच पोएटिक फॉर्म, तो कबीर किस पोएटिक फॉर्म को यूज करते थे ये बताइए आप। तो वो कबीर के दोहे, तो किसको करते थे, दोहा यूज करते थे। कबीर बिलोंग टू, कबीर अब किससे बिलोंग करते थे बताइए, रियलिज्म, मॉडर्निज्म, रोमांटिक मूवमेंट या भक्ति मूवमेंट, तो किससे करेंगे। उनके कबीर के क्या है, कबीर किस लिए फेमस है, भक्ति मूवमेंट्स के लिए फेमस है। अब आता है हमारा अमृतसर आ गया, ये किसने लिखा है, अमृतसर आ गया हमारा भीष्म साहनी ने लिखा है। द स्टोरी ऑफ अमृतसर आ गया रिफ्लेक्ट्स, अब जो अमृतसर आ गया इस स्टोरी में किस चीज की मेन कहानी थी, तो किस चीज की थी, पार्टीशन के हॉरर्स की, ठीक है, पार्टीशन के भयानक रूप की इसमें कहानियां थी। कलर बदलने, मैंने सोच रही थी इसको थोड़ा और क्लियर होना चाहिए था ना, फोटो थोड़े और क्लियर हो सकते थे। बच्चों अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए हो तो अपना पेपर हमें मतलब टेलीग्राम पे आप लोग भेज दें, मैसेज कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे ना कर पाए तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अपना पेपर। आईडीज जो है हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, पीडीएफ की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, अगर डिस्क्रिप्शन में ना दे पाए तो इंस्टाग्राम पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में भी हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। कबीर्स पोएट्री मेनली क्रिटिसाइजेस,
कबीर की पोएट्री जो है किसको क्रिटिसाइज करती है, तो किसको करेंगे वो, नेचर को नहीं करेंगी, लव को भी नहीं करती थी, साइंस को क्यों करेंगी, वो रिचुअलिज्म के खिलाफ थे। ठीक है, फिर आता है हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज कब जीता, तो 1913 में जीता। जो टैगोर की गीतांजलि थी ये किस भाषा में लिखी गई, तो किस में लिखी गई, बंगाली में लिखी गई। ठीक है, टैगोर जो थे कहाँ के कवि राइटर थे और कहाँ से थे, बंगाली, इनकी भाषा थी ये बंगाल से थे। फिर आता है द हंट, हंट इज रिटन बाय, हंट किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर देंगे, इसका आंसर हम नहीं बता रहे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मैरी ऑरोन इन द, चलिए बता देते हैं, इसका आंसर है महाश्वेता देवी, टिक लगाया वैसे भी। मैरी ऑरोन इन द हंट रिप्रेजेंट्स, मैरी ऑरोन जो है हंट में किसको रिप्रेजेंट करती है, मैरी ऑरोन, ये ऑरोन क्या है, ये ट्राइब का नाम है, इनकी ट्राइब का नाम है। ठीक है, ये किस विलेज से बिलोंग करती थी, कुरुवा विलेज से बिलोंग करती थी। और जो इनके यहाँ फेस्टिवल जो चलाया जा रहा था, होने वाला था, क्या था उसका नाम, जन पर्व, जना पर्व, इनके यहाँ जो फेस्टिवल किया जाता है उसका नाम था जना पर्व। तो मैरी ऑरोन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्या जो तहसीलदार आता है उसको किल कर देती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि एक अच्छा आदमी नहीं होता है, ये इनको फोर्स कर रहा होता है इसलिए किल कर देती है, इसलिए ट्राइबल रेसिस्टेंस को दिखाती हैं। कबीर की लैंग्वेज क्या थी, इनकी संस्कृत थी, नहीं, पर्शियन, इंग्लिश क्या थी, इनकी लैंग्वेज मिक्स थी, 5 लैंग्वेज से मिल के बनी थी, क्या थी, सदुकरी, जिसको हम सदुकरी या पंचमेल कहते हैं। फिर आता है महाश्वेता देवी फोकसेस ऑन, महाश्वेता देवी की जो राइटिंग्स होती थी वो किस पे फोकस करती हैं, तो एलाइट क्लास, देखो आप इससे फोकस कर सकते हैं कि जो चैप्टर दे रखा है वो उससे ही कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। तो द हंट दे रखा है, हमारा चैप्टर है द हंट जो हमने पढ़ा, तो इसमें ये क्या किस पे मतलब फोकस था, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे। टैगोर पोएट्री एम्फेसाइजेस, टैगोर की पोएट्री किस पे एम्फेसाइज करती है, बताइए किस पे एम्फेसाइज करती है, किस पे जोर देती है, मटेरियलिज्म पे, नहीं, इसको तो त्यागने की मना कर रहे हैं कि ये दुनिया तो बहुत मटेरियलिस्ट हो सकती है। पॉलिटिक्स पे भी नहीं करते, बाहर पे भी नहीं करते, तो कहते हैं स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म में करते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है क्या, जल्दी जल्दी करवा दें। आधे अधूरे इज रिटन बाय मोहन राकेश ने लिखा है, एडिटर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ टैगोर वॉल्यूम 1, तो एडिटर कौन है, जो वॉल्यूम 1 है टैगोर की राइटिंग्स के, उसके एडिटर कौन है ये बताइए जल्दी से, तो इसके राइटिंग है हमारे शिशिर कुमार दास। फिर आता है आधे अधूरे डील्स विद, आधे अधूरे किसके साथ डील करती है, तो आधे अधूरे हमने देखा, हमने पढ़ा था कि ये फैमिली के बारे में कहानी है। मैं इसको जल्दी जल्दी भी करवा दूं, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने पूरा चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेते, कहते थे ये हमारे टॉपर बच्चे जो हैं जो एक दिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फैमिली से रिलेटेड कहानी है, इसमें एक मॉडर्न वुमेन को दर्शाया गया है, लेकिन वो डिससैटिस्फाइड है, एक परफेक्ट मैन की तलाश में है, और परफेक्शन कभी होती नहीं है। आधे अधूरे, तो आधे अधूरे डील्स करती, किससे डील करती है, फैमिली डिसइंटीग्रेशन को। ये कॉमेडी तो इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, सावित्री इन आधे अधूरे रिप्रेजेंट, देखो क्वेश्चन, तो सावित्री जो है आधे अधूरे में किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक फ्रस्ट्रेटेड मॉडर्न वुमन को, जिनको दूसरे आदमी पसंद नहीं आते, इसलिए वो एक से दूसरे में एक परफेक्ट मैन की तलाश करती रहती हैं, पर वो मिलना आपको पता है असंभव है, क्योंकि कोई संपूर्ण नहीं होता, हमें एक दूसरों को कमियों के साथ अपनाना पड़ता है, और यही जीवन के रूल है। फिर कन्यादान इज रिटन बाय, कन्यादान किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे विजय तेंदुलकर जी ने। ठीक है, और विजय तेंदुलकर ने लिखी है, और इनकी बताइए कि इनकी भाषा कौन सी है, किस भाषा में कन्यादान को लिखा गया है। ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, ट्रांसलेशन क्या रिक्वायर करती है, तो सिर्फ हमको ग्रामर चाहिए होती है, सिर्फ हमको सिंटेक्स चाहिए, सिर्फ हमको वोकैबुलरी चाहिए, मतलब हम ग्रामर के रूल्स पढ़ लें तो हो जाएगा क्या काम, नहीं होगा ना। ठीक है, जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स,
तो हम इसकी हिंदी क्या कर देंगे, इसकी हिंदी कर देंगे कि और बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। हमें जो इंडिया में मुहावरा है इसके लिए उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, और जो इंग्लिश में मुहावरा है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसके ट्रांसलेट क्या करेंगे हम, मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए ट्रांसलेटर रेंडर्स अ हिंदी आइटम 9 2 11 होना टू रन अवे क्विकली इंस्टेड ऑफ लिटरल वर्ड्स यूज ना करके ये इसको इस तरह ट्रांसलेट कर रहा है। इसको क्या कहेंगे, तो ये एक डायनेमिक इक्विवेलेंस है। विजय तेंदुलकर कन्यादान एक्सप्लोर्स, जो कन्यादान है इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है, जो कन्यादान की स्टोरी इसमें क्या दिखाया गया है, कन्यादान में क्या दिखाया गया है, तो कास्ट और आइडियोलॉजी को इसमें दिखाया गया है। एक आइडियलिस्टिक मैन है हमारे, और एक रियलिज्म जो उनकी पत्नी थी, रियलिस्टिक जो व्यूज रखती थी, इनको दिखाया गया है। आइए 43 क्वेश्चन में 43 क्वेश्चन कहता है हमारा व्हेन अ ट्रांसलेटर prioritizes grammatical structure of the source language over readability the method is, तो जब ग्रामर के स्ट्रक्चर को ज्यादा ध्यान में रखा जाए तो ये कौन सी होगी बताओ। तो मैंने पहले आपको बता दिया था, क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो, लिटरल ट्रांसलेशन। और अभी ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, विजय तेंदुलकर किसके साथ एसोसिएटेड है, आपने आई होप कमेंट कर दिया होगा। तो किससे एसोसिएटेड है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें आप लोग। हाँ, मराठी थिएटर। थैंक यू बच्चों कमेंट करने के लिए। तो मराठी से रिलेटेड है, मराठी थिएटर से। अब पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स लेटर, तो पैसिव वॉइस क्या होगा कि वो लेटर लिखती है, तो लेटर उसके द्वारा लिखा गया। व्हाट इज पास्ट टेंस ऑफ गो, गो का पास्ट टेंस क्या होगा बताइए। वेंट या गॉन दोनों हो सकता है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। 44 का ट्रांसलेटिंग पोएट्री बाय प्रिजर्विंग रिदम अल्टरिंग वर्ड्स डेमोस्ट्रेट्स, तो ट्रांसलेट कर रहे हैं हम किसी पोएट्री को, उसकी रिदम को बचाते हुए चलेंगे और इसलिए हम उसके लिए शब्दों को बदल दें, तो ये क्या हो, ये कौन सी ट्रांसलेशन कहलाएगी बताइए। तो ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं है, क्योंकि रिदम को हम बचाने के लिए वर्ड का अल्टरनेशन कर रहे हैं, तो ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं है। ट्रांसलिटरेशन भी नहीं है, मैकेनिकल ट्रांसलेशन भी नहीं है, क्योंकि रिदम को बचा रहे हैं। तो ये क्या बचा हमारा ऑप्शन, फंक्शनल इक्विवेलेंस। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पता हो आंसर तो ऐसे कट कट करते चले, आंसर आपका लग जाएगा। ट्रांसलेशन शिफ्ट्स कल्चरल रेफरेंसेस सूट्स टारगेट रीडर्स, ट्रांसलेशन जो शिफ्ट करती है कल्चरल रेफरेंसेस को एक टारगेट रीडर्स में फिट होने के लिए। जैसे कुछ लोग मतलब इंग्लिश वाले लोग कहेंगे ब्रेड, हिंदी में कह देते हैं रोटी, रोटी का हमने ब्रेड ट्रांसलेट कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, अब आता है हमारा इफ अ ट्रांसलेटर, क्या है, इफ ए ट्रांसलेटर रिटेन्स वर्ड कर्म विदाउट ट्रांसलेशन इट इंडिकेट्स, तो कर्म को हम कर्म ही छोड़ दें, अगर जब हम करें तो कर्म को हम कर्म ही छोड़ दें, तो ये कौन सी ट्रांसलेशन कहलाएगी बताइए, बताइए बताइए। 46 का ये कहलाएगी बोरोइंग, मतलब दूसरी भाषा का हमने शब्द ले लिया। जब अगर मान लो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे थे हिंदी से, और हमने हिंदी के कर्म को ऐसे की ऐसे ही लिख दिया है, बस उसकी स्क्रिप्ट ये चेंज करी है, तो इसको क्या कर देंगे हम, बोरोइंग कह देंगे, हमने उधार ली है, उधार ले लिया उधर का शब्द। और ये कर्मा शब्द बहुत फेमस हो रहा है ना, इसका वेंट लगा लीजिए, वेंट ज्यादा ठीक लग रहा है, गो वेंट गॉन होता है। चलिए मुझे आप कमेंट करके बताइए, मेरा कंफ्यूजन क्लियर करिए। आप लोग ही क्लियर करती, जब पता है आप लोग सब जानते हैं। 39 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, सी डोंट नो, सी डजंट नोज,
सी डजंट नो या सी नॉट नो, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा सी डजंट नो। क्या हो जाएगा, सी डजंट नो। ये जानते होंगे, ऐसे बोलते नहीं इस टाइम आके, सी डजंट नो दैट, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे एक बात हो गई, देखो डज यहाँ आ गया तो फिर नोज यहाँ क्यों आएगा, ये नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला ही सही है। इसमें एस की जरूरत यहाँ हमें नहीं है, ठीक है, ये वाला ही सबसे सही है। और यहाँ सी के साथ डज लगता है, ई और एस लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई और एस और ई एस लगता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं है इसलिए ये नहीं है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा इसलिए ये वाला हुआ। अब नमस्ते को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हेलो ग्रीटिंग्स, और कोरियन में क्या कहते हैं, अन्यहासेयो, है ना। जापानीज में क्या कहते हैं ये आप बताइए। ट्रांसलेशन ऑफ अ नॉवल इनटू अ फिल्म फॉल्स अंडर, अभी मैंने सबसे आगे ही आपको ये बता दिया था कि अब ट्रांसलेशन करेंगे नॉवल का एक फिल्म में, तो ये क्या कहलाएगी बताइए, ये कहलाएगी हमारी इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन। अब एक बार रिवाइज कर दीजिए, ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन क्या होती है, इंट्रालिंगुअल क्या होती है, इंट्रा इंट्रा इंटर, ठीक है, इंटर इंट्रा, ठीक है, जान गए होंगे। अब कमेंट कर दीजिए। 48, एक ट्रांसलेटर एड्स एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर कल्चरल क्लियरिटी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कल्चरल क्लियरिटी मिल जाए इसलिए एक नोट्स वो अलग से छाप देते हैं उस चीज के बारे में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह देते हैं एनोटेशन, ठीक है। देखो कितना अच्छा है ना, आजकल ये ऐप भी आते हैं एनोटेशन वाले, तो इससे समझना आसान हो रहा है। अब ट्रांसलेशन इन कॉलोनियल इंडिया प्लेड मेजर रोल इन, जो ट्रांसलेशन की गई कॉलोनियल इंडिया में ये मेजर रोल क्या था, इसका क्यों जरूरी थी, तो ये क्यों जरूरी थी जल्दी से बता दें, तो नॉलेज डिसेमिनेशन, ट्रांसलेशन ने मतलब जो कॉलोनियल इंडिया थी उसमें क्या मेजर रोल प्ले किया, तो जो नॉलेज को भेजने बांटने दूर दूर तक पहुंचाने का काम किसने, ट्रांसलेशन ने किया, हम लोगों को यूनाइट करवाया। फिर आता था कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस इन ट्रांसलेशन रिफर्स टू, जो कंसेप्ट है इक्विवेलेंस का, ये ट्रांसलेशन के अंदर ये किसको रिफर करता है, तो मीनिंग कॉरेस्पोंडेंस को ये रिफर करता है। फिर आता है हमारा टैगोर की पोएट्री ऑफन प्रेजेंट्स गॉड एज, जो टैगोर की पोएट्री होती थी वो गॉड को किस तरह रिप्रेजेंट करती थी, एक पर्सनल इंटीमेट की तरह। देखो डिस्टेंट रूलर, भगवान को रूलर नहीं कहा कहते कोई, मतलब ये नहीं कहते थे, एक वॉरियर भी नहीं कहते, पॉलिटिकल लीडर तो बिल्कुल नहीं कहते, ये क्या कहते हैं, पर्सनल एंड इंटीमेट कहते हैं कि हमारी बॉडी ही टेम्पल है, हमारे दिल के अंदर भगवान बसते हैं, मतलब जैसे कबीर थे ऐसे ही टैगोर हैं, ठीक है, कलर बदलते रहना चाहिए। कबीर यूजेस ऑफ पैराडॉक्स एम्स टू, कबीर जो पैराडॉक्स यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, अपना ह्यूमर दिखाने के लिए। ये भी ऐसे थोड़ी हो सकता है हम लोग की तरह, ये थोड़ी है कुछ चीज जानते हैं तो चलिए चलते स्वैग मारने, नहीं ये बात नहीं है, ग्रामर को भी नहीं दिखाने है, तो अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ को दिखाने के लिए, रिवील करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है ट्रांसलेटर यूजेस सॉफ्टवेयर दैट प्रीवियसली, मतलब सजेस्ट करता है प्रीवियसली ट्रांसलेटेड फ्रेजेस को, इस ये फीचर क्या होता है, तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्या आ गया, प्रीवियसली वर्ड आ गया, मतलब पीछे यूज कर चुके हैं और अब इसको सजेस्ट कर रहा है, तो इसको ट्रांसलेशन मेमोरी कह देंगे। मेमोरी प्रीवियसली पीछे वाले शब्द को सजेस्ट कर रहा है, तो ये मेमोरी आ गया, तो मेमोरी से रिलेटेड है तो मेमोरी इसका हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन मेमोरी। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लो एक हिंदी के टेक्स्ट को स्कैन किया, हिंदी के टेक्स्ट को स्कैन करते हैं और फिर इसको एडिटेबल फॉर्मेट में बदल देते हैं ट्रांसलेशन से पहले, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, OCR कहेंगे। एक आपका ऐप भी आता है OCR करने वाला, जो मतलब जैसे अगर आप ये फोटो खींचेंगे इसका फोन में, OCR का लेंगे तो फिर ये आपका शब्द, इसको हम फोटो खींचते हैं, मान लीजिए कॉपी आपका फोटो खींच लेते हैं, तो अब आप इसको एडिट करते सकते हैं, इनकी लेटर्स को कहीं से भी कट मार सकते हैं, कहीं से इरेज कर दे सकते हैं सबको, या और जोड़ सकते हैं, ठीक है। NMT न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, तो इसकी
इम्प्रूव ट्रांसलेशन वाई, ये ट्रांसलेशन कैसे इम्प्रूव करती है, ये डिक्शनरी यूज करती है, नहीं मैनुअल एडिटिंग नहीं होती है इसमें, ये पैटर्न्स को समझती है, डेटा से पैटर्न्स को समझती है, इससे हमारी मदद होती है। अमृतसर आगरा में जो ट्रेन थी वो क्या डिस्प्ले कर रही थी, प्रोग्रेस को तो नहीं कर रही थी। अब आप कहोगे ट्रेन जा रही थी, ये अमृतसर जा रही थी, पाकिस्तान के पेशावर से अमृतसर जा रही थी, तो आप कह दो प्रोग्रेस हो रही, प्रोग्रेस इसको नहीं कहा जाता। बेल तो उसमें बिल्कुल नहीं थी। टेक्नोलॉजी उसमें क्या रहेगी, डेथ और डिस्प्लेसमेंट को वो रिफर कर रही थी। अब जो हंट है, मैरी ऑरन किल्स तहसीलदार बिकॉज ऑफ, मैरी ऑरन जो है तहसीलदार को मार देती है, क्यों मारती है, कोई उनका पर्सनल रिवेंज था नहीं, उनको उससे कोई इकोनॉमिक फायदा हुआ था, किसी ने कुछ उनको सुपारी वगैरह दी थी नहीं, उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन थी नहीं, तो क्या था सेल्फ डिफेंस में और अपनी डिग्निटी के लिए मार दिया उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी और होनी भी चाहिए। महाश्वेता देवी नैरेटिव स्टाइलिस्ट, महाश्वेता देवी की नैरेटिव स्टाइल क्या है, तो इन्होंने क्या लिखी है, हंट लिखी है, क्या लिखी है, द हंट लिखी है, और ये ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है इनकी स्टाइल, तो क्या है रियलिस्टिक और एक्टिविस्ट है। अब आता है हमारा ट्रांसलेटर एडिट्स मशीन आउटपुट टू इंप्रूव क्वालिटी, दिस इज गाइड, इसको क्या कहेंगे, ये क्या लिख रहा है आउटपुट, मतलब मशीन ने अपनी आउटपुट दे दी है, ट्रांसलेट करके दे दिया, अब हम एडिट कर रहे हैं, तो मतलब आउटपुट मिल चुकी है हमें, इसको क्या कहेंगे, तो पोस्ट हो जाएगा। अब रीड मतलब ट्रांसलेट करने से पहले करते हैं तो फ्री हो जाता, ट्रांसलेट करने के बाद दे रहे हैं तो पोस्ट होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा पोस्ट हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। इन आधे अधूरे में जो रिपीटेड मेल कैरेक्टर्स थे वो क्या सजेस्ट कर रहे थे, बार में आपको पता होगा जो एक मेल कैरेक्टर था हमारा महेंद्र का, तो वही मतलब बार उन्हीं ने ये चारों पांचों रोल किए थे, ये मनोज वगैरह के जो लवर्स बने थे हमारे सावित्री के, वो कौन थे, ये एक ही पीपल था, तो अब एक ही पीपल क्यों था, वो क्या रिपीट कर रहे थे, ये क्या सजेस्ट कर रहे थे, बताएं जल्दी सी कमेंट करके। तो ये एक फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी को सजेस्ट कर रहे थे। कन्यादान मैरिज सिंबलाइजेस, तो कन्यादान में मैरिज क्या सिंबलाइज कर रही थी, लव को, हाँ लेकिन लिखा है ओनली, नहीं सिर्फ लव को नहीं कर रही थी, पैसे को तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्या किसी ने पैसे के लिए शादी की थी, नहीं, ट्रेडिशन को भी नहीं कर रही थी, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी एंड रियलिटी को, आइडियोलॉजी वो पहले क्या सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ कास्ट के बाहर शादी करनी चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है, इतना रियलिस्टिक है जितना हम सोचते हैं, क्या आराम से खुशी से रह सकते हैं। He had finished the work before she arrived is in, अब उसने काम कर लिया था उसके आने से पहले, वह काम कर चुका था उसके आने से पहले, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब परफेक्ट तो नहीं लिखा है तो इसलिए हम पास्ट टेंस लगा देंगे, क्योंकि हेड है, हेड क्या है, पास्ट टेंस को हमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया है, इरेज कर दूं, ठीक है इरेज कर देते हैं बच्चा, कोई बात नहीं, लो इरेज नहीं हो रहा तेरा, मैं नहीं इरेज करूंगा, ठीक है, मैं तो चाह देखो देखो देखो, अब पता नहीं, अब देखना सब बैक हो जाएगा, यहाँ कुछ ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को भी, हो सही हो गया। क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन अलाउ, तो क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन क्या अलाउ करेगी बताएं। अब क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन है तो ऑफलाइन तो ये चलेगी नहीं, क्लाउड बेस्ड है मतलब आसमान में है, मतलब क्लाउड बेस्ड का मतलब है कि ये ऑनलाइन वर्क है तो ऑफलाइन नहीं चलेगा, मैनुअल टाइपिंग भी नहीं चलेगी, ये मतलब एडिटिंग के लिए है, ये ओनली है तो ओनली वाला नहीं रहेगा, एडिटिंग के लिए कि हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे तो ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए हम इसका यूज, देखो होने लगी दिक्कत इसमें, पता नहीं क्या है, तुम लोग नजर लगा देते हो ना इसलिए होता है, मत लगाया करो नजर, एक तो तुम्हें इतने प्यारे प्यारे सोल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को,
और आप नजर लगा रहे हैं, ऐसा ना करें। अब आपका क्वेश्चन आता है 65, पैसिव ऑफ दे आर बिल्डिंग अ हाउस, तो वो हाउस बना रहे हैं, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो ए हाउस इज बीइंग बिल्ट इसका पैसिव हो जाएगा। 66 है हमारा ट्रांसलेटिंग ए पोएम रिक्वायर्स प्रायोरिटी, पोएम को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगी चीज, एस्थेटिक इफेक्ट और मीनिंग उसकी पोएम में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, उसकी मीनिंग जरूरी होती है, उसका इफेक्ट जरूरी होता है, एस्थेटिक इफेक्ट जरूरी होता है, सौंदर्यता भी बनी होनी चाहिए, मतलब भी निकलना चाहिए। जो ट्रांसलेटर है अपलोड करता है किसी डॉक्यूमेंट को, रिसीव करता है तुरंत ट्रांसलेशन को कंटेक्स्ट लर्निंग के साथ, तो इसे कहेंगे हम न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। सेगमेंट बाय सेगमेंट ट्रांसलेशन स्टोरेज इज अ फीचर ऑफ, अब सेगमेंट बाय सेगमेंट ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ये किसका फीचर होगा, ये होगा ट्रांसलेशन मेमोरी का। स्टोरेज से शब्द आ गया ना, तो मेमोरी में डाल दीजिए। स्टोरेज कहाँ है, मेमोरी में। दिमाग की स्टोरेज से हम कुछ मांग रहे हैं तो वो क्या है, मेमोरी से मांग रहे हैं, ठीक है। अब आता है व्हेन ट्रांसलेशन प्रायोरिटाइज द रीडर्स रेस्पॉन्स इन द टारगेट लैंग्वेज इट अलाइंस विद, अगर ट्रांसलेशन जब की जा रही है तो रीडर के रेस्पॉन्स को टारगेट लैंग्वेज में जरूरी माना जा रहा है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, रीडर का रेस्पॉन्स जरूरी है इसमें, तो ये है हमारा डायनेमिक इक्विवेलेंस। फिर आता है ट्रांसलेटर इंटेंसली रिटेन्स फॉरेन वर्ड्स टू प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी, इसको हम क्या कहेंगे, अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर जो ट्रांसलेटर है मतलब कल्चरल आइडेंटिटी बचाने के लिए जो जैसा शब्द है उसको वैसे का तैसा के तैसा रख दे रहे हैं, इसको कहेंगे वॉरिंग या फॉरेनाइजेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा एआई टेक्स्ट स्ट्रगल्स मोस्ट विद, अब जो एआई वाला टेक्स्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या करता है, किसको ट्रांसलेट में करता है, तो कंटेक्चुअल ट्रांसलेट में टेक्स्ट में करता है, जिसमें कंटेक्स्ट की जरूरत होती है। जो रिकरिंग मोटिव है मतलब बार बार आने वाला एक सिंबल है, होम है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, क्यों बार बार होम का यूज किया जा रहा था, ये होम किसको सिंबलाइज कर रहा था, किसको दिखा रहा था, ये अपनी लॉस्ट बिलोंगिंग को दिखा रहा था। पिंजर में लोगों ने अपना घर खो दिए थे, पिंजर में पूरों ने अपना घर खो दिया। द नैरेटिव टेक्निक ऑफ पिंजर इज मेनली, नैरेटिव टेक्निक जो है पिंजर की वो क्या थी, सिंबलिज्म था सिर्फ, नहीं फैंटेसी था, बिल्कुल नहीं फैंटेसी जैसे कुछ था ही नहीं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा रियलिस्ट नरेशन, ठीक है। फिर 69 हमारा है ट्रांसलेशन दैट अलर्ट्स कंटेंट सिग्निफिकेंटली फॉर अ न्यू ऑडियंस, मतलब जो कंटेंट को थोड़ा अल्टर कर देती है अपनी न्यू ऑडियंस के लिए, इस ट्रांसलेशन को एडेप्टेशन करेंगे, क्योंकि रिडक्शन मतलब कुछ घटा रहे नहीं, एनोटेशन मतलब जब कोई एक नोट लिख दे उसमें, ठीक है, ये आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांसलिट्रेशन भी नहीं तो क्या है, एडेप्टेशन है। कैटफोर्ड थ्योरी एम्फेसाइजेस, अब कैटफोर्ड की जो थ्योरी है ये किस पे एम्फेसाइज करती है, तो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पे ये एम्फेसाइज करती है। लॉस ऑफ मीनिंग इन ट्रांसलेशन इज ऑफ्टन टर्म्ड एज, अगर मीनिंग का लॉस हो जाए ट्रांसलेशन में, इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। कबीर रिजेक्शन ऑफ बोथ हिंदू मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी इंडिकेट्स, अब जो कबीर का रिजेक्शन था हिंदू मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है उनकी स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिटी को। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर मदद करता, मतलब मैंने मदद की होती, तो ये किसका मतलब एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा थर्ड कंडीशनल का, ठीक है, पता होता तो करता। अब ट्रांसलेशन एज रीराइटिंग एम्फेसाइज्ड बाय, तो किसने एम्फेसाइज किया रीराइटिंग के तौर पे, किसने कहा इसको, लेफ्री ने कहा। अब ही किक्ड द बकेट, उसने बाल्टी को लात मारी, इसमें जो मीनिंग का लॉस हो जा रहा है, ये एरर क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट की होगी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मतलब लिटरल ट्रांसलेशन की होगी। लग रहा है बहुत बोल लिया आज तो मैंने। 81 हमारा कहता है स्टेटमेंट ट्रांसलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियोलॉजी एंड पावर एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज लिंक्ड टू, तब अब ये वाला आइडिया किससे लिंक्ड है, तो लेफ्री की रीराइटिंग स्टोरी से
ये इन्फ्लुएंस्ड है। क्या है? ट्रांसलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियोलॉजी एंड पावर स्ट्रक्चर। को इसने कहा रीराइटिंग थ्योरी लेफ्री की। ए ट्रांसलेटर ओमिट्स, क्या है? ओ आपको तो ये कट रहा है ना, अभी देखा मैंने, अब सही है। ठीक, जो ट्रांसलेटर है ओमिट करता है केयरफुली इररिलेवेंट डिटेल्स को, इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको हम क्या कह देंगे, जल्दी से बता दें। इसको कह देंगे रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है? ओमिट करना। ओमिट करना मतलब घटा दे रहा है ट्रांसलेटर इररिलेवेंट डिटेल्स को। अरे चलो, एक तो गलत पाया। मेरे बच्चे गलती से गलत पाता है इन लोगों का। आप भी पढ़िए, आपका भी गलत नहीं पाएगा बच्चा, आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। अब आपका आता है ट्रांसलेशन कैन नेवर बी न्यूट्रल। ये स्टेटमेंट है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्टिविटी को। ठीक है, फिर 91 हमारा कह रहा है सी हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। वो यहाँ पे 5 सालों से काम कर रही है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में शुरू हुआ था, अब तक चलता रहा, इसके क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चूज करेक्ट। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ही डैश द कोर्स, क्या वो क्या कर देगा? कोर्स को अगले साल तक वो कंप्लीट कर चुका होगा या कंप्लीट कर देगा। ठीक है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल इक्विवेलेंस। फॉर्मल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट हमें किसने दिया? बताइए, फॉर्मल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट हमें किसने दिया है? बताइए बताइए, ये तो आसान ही लग रहा है ना। और ये वाला बताइए, स्कैन उर्दू टेक्स्ट इज कन्वर्टेड into editable text before translation। क्या कह रहा है ये वाला? अभी कहता है स्कैन उर्दू टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू एडिटेबल टेक्स्ट बिफोर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी यूज। अब जो मतलब कोई भी उर्दू टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, बस टेक्स्ट से मतलब है मैं कि कोई टेक्स्ट है उसको हम एक एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओसीआर कहते हैं। ए ट्रांसलेटर एडिट्स एआई आउटपुट टू इंप्रूव टोन एंड कंटेक्स्ट। एआई ने आउटपुट दे दिया, अब इसको हमें एडिट करना है, तो हम इसको क्या एडिट कर रहे हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट एडिटिंग, बताया था ना। और हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल इक्विवेलेंस। फॉर्मल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट किसने दिया? यूजिंग नीडार ने दिया। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, ये किसके अपोजिट है? ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट पूछा जा रहा है, तो किसके अपोजिट है? वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के अपोजिट है। फिर आता है हमारा कि सेम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इंट्रालिंगुअल होता है हमारा। फिर आता है व्हेन पूरो सेज नथिंग आफ्टर बीइंग टेकन अवे, हर साइलेंस प्राइमरी कन्वेज, कुछ नहीं कहती है पूरो, और उसकी साइलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उनकी साइलेंस जो रिप्रेजेंट कर रही है इमोशनल शॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा उनकी साइलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उनकी साइलेंस इमोशनल शॉक को रिप्रेजेंट करती है। वुमेन इन पिंजर, क्या है? वुमेन इन पिंजर आर एब्डक्टेड एंड एक्सचेंज्ड। ये क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है हमारा ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा जा रहा था। ठीक है, फिर कबीर मॉक्स दोस हु बाथ इन होली रिवर्स बट रिमेन इम्प्योर। उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं कबीर जो होली रिवर्स मतलब पवित्र पवित्र नदियों में नहाने जाते हैं और फिर भी इम्प्योर रहते हैं। इम्प्योर कैसे रहते हैं? अपने कर्मों की वजह से। तो इसको हम वो उन्होंने किस तरह क्रिटिसाइज किया इसको? इसलिए वो इससे कहकर क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? रिचुअल हाइपोक्रेसी को। फिर लिटरल ट्रांसलेशन मेनली फोकसेस ऑन, लिटरल ट्रांसलेशन जो है किस पे फोकस करती है? इस स्ट्रक्चर पे फोकस करती है। लॉस एंड गेन इन ट्रांसलेशन रिफर्स टू, जो लॉस और गेन हो रहा है ट्रांसलेशन में किस चीज को रेफर करेगा? किस चीज का लॉस हो सकता है ट्रांसलेशन में? तो मीनिंग का। मीनिंग अगर हमारी नहीं रही तो यही सबसे बड़ा लॉस रहेगा या फिर गेन रहेगा। बोरोइंग इन ट्रांसलेशन मीन्स मतलब उधार लेना ट्रांसलेशन में, इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब है कीपिंग ओरिजिनल टर्म्स। मतलब अभी वही कर्म वाला एग्जांपल लेते जाइए। कर्म को इंग्लिश में कर्म ही
लिख के छोड़ दिया गया कि तुम्हें कर्म बताएगा, इंग्लिश में लिख दिया, तो ये क्या है, ओरिजिनल टर्म्स को ऐसे ही लिख दिया, ये हमारा और वॉरेंग कहलाता है। फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कैरेक्टर्स की ए बी सी, इन कैरेक्टर की रिकॉग्निशन करता है ना, कैरेक्टर्स की रिकॉग्निशन करता है, तभी तो हमें एडिट करने के लिए एडिटेबल दे देता है। कबीर यूजेस सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे डीप ट्रथ, दिस रिफ्लेक्ट, जो कबीर सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं डीप ट्रथ्स को बताने के लिए, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑर्मेंटेशन को नहीं, इसको ज्यादा नहीं जाना है, फॉर्मलिज्म क्या क्यों रहेगी इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी, जिससे ज्यादा लोग अच्छे से मतलब लोग इसको समझ पाए, एक्सेस कर पाए। और पैसेंजर जो है अवॉइड कर रहे थे आई कांटेक्ट, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, किसमें, अमृतसर आ गया में, ये क्या दिखा रहा था उनके बीच, ये क्या दिखा रहा था, एंजाइटी और डिस्ट्रस्ट को, एक दूसरे पे वो विश्वास नहीं कर रहे थे। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कबीर एक क्या थे, कबीर हमारे जो है एक सेंट पोएट थे, क्या थे, कबीर हमारे एक सेंट पोएट थे। तो आपको आज हमारे क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, और हम आपको पूरा भरोसा देते हैं, आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलेंगे, और मतलब हाई परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, ठीक है। और गलत हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम बिल्कुल सुधार करेंगे, आपकी बातों को पूरी की पूरी मान्यता दी जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको पीडीएफ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मतलब वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, और पीडीएफ वगैरह चाहिए कमेंट कर दें। हमारे संघर्ष आपको अच्छा लग रहा हो तो भी लाइक कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, और संघर्ष करते रहिए, संघर्ष का फल मीठा होता है। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।